सीरीज के दूसरे पार्ट पे सबसे पहला हमने यहाँ पे पढ़ा था जो 90 हार्ट स्पॉट हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा है ART करके, आपने देख भी लिया होगा। इम्पोर्टेंट है, सवाल आते रहते हैं। चलो अगला जो पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं और दूसरा जो हार्ड टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ से, वो है IUD या इसी को IUCD बोला जाता है। तो IUDs या IUCDs, जरा सबसे पहले इसका नाम आप जरा देखें। सबसे पहला है यहाँ पे IUD, ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या ये है यहाँ पे IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी नाम है, तो वो IUCD हो जाएगा। और मान लो अगर आपको कंट्रासेप्टिव नहीं करना है तो ये IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अच्छा, इसका पर्पज है क्या? वही जो कंट्रासेप्शन का पर्पज है। कंट्रासेप्शन का क्या पर्पज है? कंट्रासेप्शन का पर्पज ये है कि मान लो कोई कपल है और वो बच्चों में अंतर रखना चाहता है, स्पेसिंग रखना चाहता है अपने बच्चों में, 5 से 6 साल का, 4 साल का अंतर रखना चाहता है, तो वो कंट्रासेप्शन का मेथड यूज करता है। और उनमें से एक बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन जो है कंट्रासेप्शन का जो मेथड है वो IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। चल, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है, जैसा कि नाम है यूटेराइन, मतलब ये जो डिवाइस है ये यूट्रस में रखा जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट कराया जाता है इसको, ठीक है। और रूट जो है ये वेजाइनल रूट से, तो वेजाइना के थ्रू होते हुए, वेजाइनल रूट से होते हुए वेजाइना के थ्रू इसे ये जो डिवाइस है इसको ले जा करके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अच्छा, ये सेल्फ इंसर्टिंग नहीं है, ये नहीं कि जो फीमेल है खुद ही जो है वो वेजाइना के थ्रू जो है ले जा करके उसको अपने यूट्रस में इम्प्लांट कर लेगी, नहीं। ये काम जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का इम्प्लांटेशन जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा या जो एक्सपर्ट नर्सेज हैं उनके द्वारा ही जो है ये इम्प्लांट कराया जाता है यूटेराइन कैविटी में। चल जरा देखें, एक बार ये सवाल आया था, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। तो कंट्रासेप्शन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में वो क्या है? वो IUD है। क्या है? IUD है। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर परमानेंट कंट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है, उनको 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, जितना बच्चा चाहिए, अगर उनका वो नंबर अगर पूरा हो चुका है, तो मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर जो कंट्रासेप्शन का मेथड तब हो जाएगा इंडिया इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड, वो होगा फीमेल स्टेरिलाइजेशन। आपने पढ़ा है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जिसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो इंडिया इंक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन मेथड तब क्या हो जाएगा? अगर आप परमानेंट कंट्रासेप्शन की अगर आप बात करेंगे तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन होगा, फॉलोड बाय IUD होगा। फिलहाल अगर चिल्ड्रन में स्पेसिंग रखने की बात होगी तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जो होगा वो क्या होगा? वो IUD होगा। चलो ध्यान से जरा सुने, IUD जो है वो कैसे काम करता है। IUD काम करता है, ठीक है, ये जरा देखें, ये है यूट्राइन कैविटी और इसी में आपने क्या किया? कोई फॉरेन बॉडी लाके यहीं पर रख दिया। जब आप फॉरेन बॉडी यहाँ पे लाके रख देंगे, जैसे ये भी जो भी आप IUD लगा रहे हैं, अभी नाम हम उसके पढ़ते हैं, कोई भी IUD अगर आप लाके यहाँ पे रखेंगे तो ये फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा। जैसे ही ये फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा तो अब इस साइड पे जहां पे आपने IUD रखा है वहां पे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू होगा तो फिर WBC जो है वो एग्रीगेट होने लगेंगे, और WBC जब एग्रीगेट होने लगेगा तो जो स्पर्म है उसकी फैगोसाइटोसिस कर लेगा। याद रखेंगे आप। तो कोई सा भी IUD हो, कोई भी टाइप हो, अगर कोई भी इसमें से कोई भी IUD रहेगा, जैसे ही आप इम्प्लांट कर देंगे तुरंत वो फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा। ध्यान से सुनना, जब ये फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा तो यूट्रस के अंदर स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा।
तो स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें से कोई सा भी आईओडी हो। चले आगे हैं और आईओडी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 3 पार्ट में इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। एक जो है यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड, दूसरा जो है वो है कॉपर रिलीज करने वाला आईओडी, कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा है हार्मोन रिलीज करने वाला आईओडी, हार्मोनल आईओडी। तो एक है यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग और तीसरा है यहाँ पे हार्मोनल आईओडी। ध्यान से सुने, इन तीनों में से कोई सा भी हो, कोई भी हो, कोई आईओडी हो, एक बेसिक काम तो है ही, वो फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा, जिसकी वजह से यूटेराइन कैविटी में इंफ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी का एक्युमुलेशन एग्रीगेशन होने लगेगा और वो स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस करा देगा। इन तीनों में से कोई भी हो, एक काम तो पक्का है, कंफर्म है, होना ही है। चलो इधर आ जाए, आप जरा ध्यान से सुने। जो नॉन मेडिकेटेड है उसे फर्स्ट जनरेशन आईओडी कहा जाता है, जो कॉपर रिलीजिंग है उसे सेकेंड जनरेशन आईओडी बोला जाता है, और जो हार्मोनल आईओडी है उसे थर्ड जनरेशन आईओडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। और नॉन मेडिकेटेड, जैसा कि नाम ही दिख रहा है, इसमें जो नॉन मेडिकेटेड है कोई केमिकल नहीं है इसमें, ये नॉन मेडिकेटेड है। अच्छा, जब नॉन मेडिकेटेड है तो ये कैसे काम करेगा, आप देख रहे हैं, ये प्रिमिटिव टाइप है, फर्स्ट जनरेशन शुरू में ये बना होगा, ठीक है, लेकिन अब ये यूज नहीं होता है। नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन, ये प्रोटोटाइप है, ये शुरुआत है आईओडी बनने की, तो कोई केमिकल नहीं था इसमें। नॉन मेडिकेटेड में जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप जरूर याद रखेंगे, लिप्टेज लूप। तो लिप्टेज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड है। इसके अलावा एक एनसीईआरटी के बाहर से एक एग्जांपल रखा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 एग्जांपल हमने बाहर से यहां नोट कर दिए हैं, आप ये तीनों भी याद रखोगे। तो एक नॉन मेडिकेटेड में जरा देखो, लिप्टेज लूप तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा ग्राफेनबर्ग लूप है, तो ग्राफेनबर्ग लूप भी नॉन मेडिकेटेड है। और अब आप सोचेंगे काम कैसे करेगा, याद देखो, कोई भी आईओडी है तो वो फॉरेन बॉडी के जैसे काम करेगा ही, तो स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस करा देगा क्योंकि इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है। तो नॉन मेडिकेटेड जो है, आगे आना अगला है कॉपर रिलीजिंग आईओडी। जैसा कि नाम है कि ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो कॉपर आयन को रिलीज करता है, और ये जो कॉपर आयन है वो स्पर्म, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, ये स्पर्म मोटिलिटी को, तो ये स्पर्म मोटिलिटी को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। और आपको मालूम है स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल जो है वो स्पर्मेटोजोआ है वो नहीं बचेगा। तो आपसे पूछा जाए कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे काम करता है, फाइगोसाइटोसिस तो सब में बताना है। इसके अलावा जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है ये कॉपर आयन रिलीज करेगा, और ये कॉपर आयन जो है ये स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन के कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा। चलो जल्दी से एग्जांपल देखें, 3 एग्जांपल। एक है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लो 375, ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी से है। इसके अलावा 2 और एग्जांपल लिख दिए हैं, जरा देखो, कॉपर टी 220B, चलो, और ये जरा देखना कॉपर टी 380A। चलो अब जरा देखो, जो कॉपर टी के आगे आप नंबर देख रहे हो, 7 हो सकता है, 220 है, 380 है, 375 है। तो ये आप जो कॉपर टी के आगे जो नंबर आप देख रहे हैं, चाहे आप 7 की बात कर लें, 375 की बात कर लें, 220 की बात कर लें, 380 की बात कर लें, तो ये नंबर जो है ये जो कॉपर वायर यूज हुआ है उस कॉपर वायर का एरिया है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर में ये कॉपर वायर का एरिया है, तो नंबर ये जो है ये कॉपर वायर का एरिया बताता है जो कि मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। चलो यहां जरा देखें, बी जो है ये साइज से रिलेटेड है, A B C D
4 टाइप के साइज होते हैं। डी जो है लार्जेस्ट साइज का होता है। यहाँ 380 में जो ए है वो यहाँ पे सिल्वर के लिए आता है, जो इसके इफिकेसी को बढ़ा देता है। चल ये हमने जान लिया। कॉपर आयन सप्रेस करता है। ये तीनों एग्जांपल आप जरूर रखेंगे। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लो 375। अगला आ जाओ। अगला है हार्मोनल आयोडीन, 2 एग्जांपल, प्रोजेस्टर और अगला है LNG20। LNG का मतलब है लिवोनोजेट्राल 20। तो हार्मोनल आयोडीन कैसे काम करता है? ये यूटेरस ये जरा देखना, ध्यान से सुन लो। ये जो हार्मोनल आयोडीन है वो यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और साथ में सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म। तो अब जो सर्वाइकल रीजन है, जो सर्विक्स रीजन है, वहां पे स्पर्म के फाइब्रोसाइटोसिस को भी है वो बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, इसमें से कोई भी आयोडी होगा तो वो क्या करेगा? वो स्पर्म के फाइब्रोसाइटोसिस को बढ़ा देगा। तो ये इनका काम करने का तरीका है। हर साल यहां से एक सवाल आता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें।